गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली 15th मई आ गया है और आज से हम 71st बीपीएससी के लिए जो 90 डेज प्लानर है वो शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 90 डेज प्लानर क्या है कि हम नेक्स्ट 90 डेज में अपना एंटायर सिलेबस है वो कवर करेंगे, हर एक पार्ट सिलेबस का कवर करेंगे। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आपको अपना सिलेबस कवर करने के लिए हर दिन मॉर्निंग में एक वीडियो मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या है कि आपके ब्रेन को इधर-उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, किस टॉपिक को प्रायोरिटी देना है। तो ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर दिन क्या पढ़ना है। सुबह पहले आप ये वीडियो देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको 10 मिनट के अंदर का, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी बात, करंट अफेयर्स कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब इसके अंदर मेंशन्ड है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर डाउट बड़ा हुआ तो मैं उसको वीडियो से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम 3 चीज़ें मेजरली फोकस करेंगे। आपका स्टैटिक सिलेबस है, आपका करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टैटिक में ही बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में भी बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स सब कवर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आज का सिर्फ आपका 2 टास्क है बड़ा। पहला है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करनी है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज की शुरुआत करनी है। दूसरा, साइंस में आपको सेल्स सेल की शुरुआत करनी है। साइंस मतलब बायोलॉजी से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हिस्ट्री और साइंस ही क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। हम सब्जेक्ट को उनके वेटेज के हिसाब से कवर करेंगे। दूसरी बात, हो सकता है कि आपने मान लीजिए ये पहली बार आपने पहले से नहीं पढ़ा है और आप बिल्कुल फ्रेशर हो। इट्स ओके, आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 90 डेज़ अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, आई कैन एश्योर यू आपका एक ऐसा फाउंडेशन बनेगा जो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रोक पाएगा। आपका अगर फाउंडेशन सही से हुआ तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, ठीक है? अब बात करते हैं सोर्सेज़ की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने कोई और सोर्स से पढ़ा है, अब सोर्सेज़ चेंज नहीं करने हैं। उसी सोर्स पे स्टिक रहिए, बस कवर करिए, ठीक है? मान लेते हैं कि उस सोर्स में कुछ गैप्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। उसी तरीके से साइंस के लिए एनसीईआरटी। अब साइंस के लिए आज दैट इज़ 15th मई को ही एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं मनीष सर से बात करूँगा कि उनको साइंस के लिए, मतलब स्टूडेंट्स को साइंस के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। मनीष सर लास्ट के 8 से 10 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली आपका पूरा एक-एक डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये 2 सोर्सेज़ हो गए, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी। अब इनका क्वेश्चन कहाँ से करना है? ये बड़ा डाउट रहता है कि रैंडम टेस्ट सीरीज़ लेना है क्या? उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखिए, एक चीज़ समझिए, रैंडम टेस्ट सीरीज़ से आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। टेस्ट नए नए टेस्ट और नए क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चैट जीपीटी से मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। बट आपका गोल रैंडम क्वेश्चंस कवर करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल उन क्वेश्चंस को कवर करना होना चाहिए जो पहले पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जाने का पॉसिबिलिटी है। ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। जैसे मान लेते हैं आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपको नहीं पता कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन आता है, बहुत सारी जो कोचिंग है वो भी रिलीज़ करती हैं, उसके बाद बहुत सारी अलग-अलग पब्लिशर हैं वो भी रिलीज़ करते हैं। किसी एक का लीजिए, घटना चक्र मोस्ट पॉपुलर है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अकेला है, किसी का भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। आपका मेन काम है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस। तो आप वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आज का आपका स्टैटिक टास्क है। आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो ज़्यादा आवर्स दीजिए, बट अभी नेक्स्ट 90 डेज़ कोई एक्सक्यूज़ नहीं। दुनिया सारी एक साइड में जाने दीजिए। नेक्स्ट 90 डेज़ बस खुद को दीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो बात हुई स्टैटिक सेक्शन की। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में पैनिक है कि करंट अफेयर्स पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चंस में बोला कि रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला सिवाय कंफ्यूजन के, उसी तरीके से रैंडम करंट अफेयर्स कवर करने से भी कुछ नहीं होने वाला।
तो करंट अफेयर्स के लिए आप बड़ा सा एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, ये फॉलो कर दीजिए, करंट अफेयर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं विजन मैगजीन लिया हूँ, विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है जनवरी 2025 का, और इसमें आज हम कवर करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन। हर दिन मैं आपको टॉपिक बताऊंगा क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है। अब इसका पीडीएफ है, आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। मैगजीन का पीडीएफ भी अपलोड कर दिया हूँ, और ये इंडेक्स वाला पेज मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आपको प्रिंट करवाना हो तो आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। मैं प्रिंट फ्रेंडली वर्जन में इसको अपलोड कर दूंगा, सिर्फ इंडेक्स को। अब इंडेक्स से कवर कैसे करना है ये भी समझेंगे। जैसे पहला टॉपिक है कोऑपरेटिव्स का। कोऑपरेटिव्स क्यों है इस बार टॉपिक, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है वो ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पे इसको सेलिब्रेट कर रहा है। 2025 इज ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। हो गया काम खत्म। अब आपने स्टैटिक पार्ट में कोऑपरेटिव्स पढ़ा है, 97th अमेंडमेंट पढ़ा है, वो सारी चीजें। तो जहां पर आपने पॉलिटी जिस भी शोज से पढ़ा है, उसके एंड में 2 से 4 लूज शीट लीजिए, 4-5 ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पे या तो लिख लीजिए कोऑपरेटिव्स एक लाइन में 2025 ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। उसके अलावा 2025 है वो ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स भी है। ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, आई थिंक सीडीएस का ही एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2025 ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। उसके अलावा ईयर ऑफ ग्लेशियर्स भी है। ये 3 चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 10 इयर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर नीति आयोग है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टेट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, चेयरपर्सन कौन है, ये सब आप पॉलिटिकल स्टैटिक में कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक लाइन ध्यान में रखिए, उससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस मैगजीन में इस वाले टॉपिक में कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, तो जहां पर आपने नीति आयोग कवर किया है उसी में 2 पॉइंट और लिख लीजिए, हो गया काम खत्म। थर्ड है लोकपाल और लोकायुक्त। देखिए एंटी करप्शन बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल लेवल पर लोकपाल है, स्टेट लेवल पर लोकायुक्त है। लोकपाल और लोकायुक्त है 2-3 कारणों से न्यूज में थे। पहला लोकपाल डे इस साल सेलिब्रेट किया गया, किस दिन सेलिब्रेट किया गया, फाइंड आउट, अपने नोट्स में लिखो। पहले लोकपाल कौन थे, सेकंड फाइंड आउट, नोट्स में लिखो। थर्ड है बाय डिफॉल्ट की लोकपाल को अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या है। उसके अलावा रिसेंटली लोकपाल ने एक ऑर्डर इश्यू किया था कि हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में हैं। अब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट वो इसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं थे, लोकपाल ने एक ऑर्डर इश्यू किया। इसी तरीके से जो एग्जामिनर है वो आपको ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप लोकपाल का आपका स्टैटिक जो पार्ट है वो कवर करेंगे, उसके साथ ये 2 लाइन ऐड कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक आपका फाउंडेशन है। अगर आपका स्टैटिक सही से कवर नहीं है, डजंट मैटर आप 40 सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, आपको प्रिपरेशन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो स्टैटिक को इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर्स इज जस्ट लाइक चेरी ऑन द टॉप। करंट अफेयर्स है वो पूरा केक नहीं है, केक आपका स्टैटिक है, उसके ऊपर कहीं कहीं पे चेरी है, वो आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2-3 कारणों से न्यूज में था। 75 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें चेंजेस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट है वो इनेक्ट किया था 2023 में, आई थिंक, हाँ 2023 में। उसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन इसलिए न्यूज में था क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, यानी कि जो बनाए गए हैं, लिस्ट बनाई गई है वोटर्स की, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट नेम है। तो एक एपिक करके एक डेवलपमेंट है, ईपीआईसी, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो उसके कंटेक्स्ट में भी न्यूज में था। सारी चीजें जहां पे आपने इलेक्शन कमीशन कवर किया है उसके साथ कवर करिए, एक एक 2-2 लाइन है, उससे अलावा कुछ और ज्यादा नहीं कवर करना है। नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस एक्ट के थ्रू इसको शट डाउन किया गया है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब है उस एरिया में इंटरनेट नहीं चलेगा। हाँ, मेंस में ये इसका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, बट वो मेंस के लिए है। नेक्स्ट न्यूज है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट। देखिए जस्टिस मिलना जरूरी है, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में एक पीआईएल का कॉन्सेप्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग फर्जी पीआईएल फाइल करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों ने फर्जी पीआईएल फाइल किया था
उसके ऊपर फाइन लगाया है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो राइट टू जस्टिस है, बेसिकली जस्टिस मिलना सबके लिए ज़रूरी है। वहाँ पर आर्टिकल 39 का प्रोविज़न भी आपको ध्यान में रखना है। पीआईएल है, कौन फाइल कर सकता है, क्या-क्या प्रोविज़न है, क्या पीआईएल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, नहीं है। तो जिस जगह पर आपने पीआईएल टॉपिक कवर किया है, उसके साथ ही सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, हो गया आपका काम। उससे ज़्यादा पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस और दिशा स्कीम। देखिए जो वल्नरेबल सेक्शन है वो वकील हायर नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक जो स्कीम है जस्टिस दिलवाने के लिए, जहां पर आपने ये पीआईएल वाला टॉपिक लिखा उसी के नीचे एक लाइन इसका भी लिख लीजिए, काम खत्म है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू प्रिजन मैनुअल एंड करेक्शन सर्विसेज एक्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस था कि जेल में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जिसकी जैसी कास्ट है उसको उसी के हिसाब से काम मिलता है, और इससे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें स्पेसिफिकली होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि प्रिजन में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपके लिए क्या काम का है कि जो प्रिजन और रिलेटेड इश्यूज हैं वो कौन से लिस्ट में है, इतना करो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का मतलब समझिए, एक लाइन में कोई केस चल रहा है किसी मैटर पर, वो हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का उस पर्टिकुलर इशू पर वर्डिक्ट आता है तो वो नीचे वाले कोर्ट पर बाइंडिंग हो जाएगा और सारे इश्यूज मर्ज हो गए हैं। मतलब लेट्स से कि रैपिडो का है कि बाइक टैक्सी चला सकते हैं नहीं चला सकते, वो हाई कोर्ट में भी इशू चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वो बाकी सब पे भी बाइंडिंग हो जाएगा और बाकी सब केसेस भी मर्ज हो गए हैं। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। नेक्स्ट स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जहां पर आपने सीबीआई कवर किया है वहीं पर लिखेंगे। सीबीआई का पावर कहां से आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, मैक्सिमम लोगों का थॉट होगा कि हाँ एमएचए के अंडर में होगी, बट वो अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में है। ठीक है। सीबीआई एक स्टेट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी है। उसके अलावा सीबीआई में कंसेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, जनरल कंसेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कंसेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, सब इसमें लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको मुश्किल से 4 या 5 लाइन अपने सीबीआई के नोट्स में ही ऐड करना है, काम खत्म। नेक्स्ट पंचायत से पार्लियामेंट। देखो जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो महिलाएं हैं जो पंचायत में इलेक्टेड हुई हैं, उनको पार्लियामेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी देना है, ये इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जहां पर आपने 3rd टियर गवर्नेंस कवर किया है उसी में एक लाइन लिखो, हो गया है काम। नेक्स्ट है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। देखिए कर्मयोगी इनिशिएटिव है, उसका मेन काम है कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है लोगों को नई चीजें सिखाना ताकि गवर्नेंस को बेहतर किया जा सके। ऐसा ही जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एक इनिशिएटिव है मिशन कर्मयोगी। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, विकसित पंचायत कर्मयोगी। तो हम कहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अगेन पंचायत की बात कर रहे हैं। अब जहां पर आपने 73rd 74th अमेंडमेंट किया है, क्या क्या उसके प्रोविजंस है, वो सारी चीजें हैं। अच्छा एक और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है पे कमीशन। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका सैलरी रिवाइज किया जाता है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि महंगाई की वजह से खर्चे बढ़े हैं, सैलरी भी बढ़ना जरूरी है। तो ये जो सैलरी रिवीजन है ये पे कमीशन की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। सिर्फ 2 चीजें, ए कौन सा पे कमीशन आया था, उसके चेयरपर्सन कौन थे, पे कमीशन स्टेट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये करो, काम खत्म। नेक्स्ट है एक एल्डमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है। ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान एक बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब है कि एक काइंड ऑफ पैमाना या मेजरमेंट होता है। ट्रस्ट बैरोमीटर का मतलब कहाँ के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के लोग क्या अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसमें इंडिया का रैंकिंग कौन सा है, बाकी नाम तो इसी से पता चल रहा है कि लोग अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। बस ये सारे टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपके नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज थे जनवरी 2025 में, वो सब खत्म हो गए हैं। जब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे तो हम दूसरी मैगजीन उठाएंगे, सिर्फ उसका इंडेक्स उठाएंगे। उस इंडेक्स में जो ये टॉपिक होंगे ये हम दोबारा से नहीं कवर करेंगे। उस इंडेक्स में अगर कुछ और टॉपिक हुआ तो वो हम कवर कर लेंगे। इससे आपका काम आसानी से होगा। इस पूरे काम में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगना है, विद नोट्स के साथ। विद नोट्स के साथ 1 घंटा लगना है। तो आपको क्या करना है,
ये सारे टॉपिक या तो प्रिंट करवाना है तो मैं अलग से पीडीएफ दे दूंगा इसका, सिर्फ इंडेक्स का, तो आप प्रिंट करवाइए और उसी में जो फ्रंट साइड में प्रिंट हो जाएगा, पीछे की साइड में लिख लीजिए, एक पेज बहुत है, उस एक पेज पे सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, स्टेटमेंट कहीं पर नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपको अगले 20 साल के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं। इसी साल प्रीलिम्स क्लियर करके, मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके इस साइकिल से बाहर निकलो, ठीक है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इको सिंप्लीफाइड यूजर नेम है, आप डायरेक्टली है सर्च भी कर सकते हो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सारे पीडीएफ यहाँ पे मिलने हैं। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है, इस वाले इंडेक्स को प्रिंट करना है, लिखना है, आपका चॉइस है। मैं बोलूंगा अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, नहीं लिख सकते हो तो डायरेक्टली प्रिंट करो, थोड़ा सा पैसा खर्च करो लेकिन खुद की नॉलेज पे खर्च करो, ठीक है। उससे दो फायदे होंगे, ए आपका हर एक जो सब्जेक्ट है हर एक महीने का मुश्किल से 1 से 2 पेज बनेगा, पूरा पॉलिटी हो गया, कल हम पूरा आईआर सेक्शन की बात करेंगे, मुश्किल से 2 पेज और बनेंगे, तो जो पूरा मंथ है उसका हार्डली आपका 5 से 7 पेजेस में पूरा करंट अफेयर्स आ गया है। हाँ, दूसरी बात, ये तो हो गया प्रिंट और राइट, आपका चॉइस है जैसे आपको करना है। आप अगर स्टैटिक पार्ट के साथ लिखना चाहते हो वैसे लिखो, अगर पूरा करंट एक साथ करना चाहते हो वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक स्टैटिक और करंट अफेयर्स का क्या प्लान है, जैसे ही हम जनवरी का पूरा विजन का मैगजीन कवर करेंगे, उसके बाद हम 1 या 2 दिन बिहार स्पेसिफिक के लिए अलग से देंगे। जैसे ये वाला कवर किया है वैसे ही बिहार स्पेसिफिक भी कवर करेंगे, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो और सिर्फ जो टारगेट दिया है उस पे फोकस करो, उसके अलावा आपको कुछ और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और इशू है, आंसर राइटिंग का क्या करना है। सून आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एक सीरीज आएगा और मैं सिर्फ इतना गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ उसको 15 दिन फॉलो कर लेना, आपको आंसर राइटिंग में लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, दो जो मार्केट में हवा है, एक हवा है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, ये तो अनलिमिटेड है। आपको रैंडम करंट अफेयर्स नहीं कवर करना है, क्योंकि रैंडम इंफॉर्मेशन का कोई मतलब लिमिट है ही नहीं, सच में अनलिमिटेड है। आप 40,000 करंट अफेयर्स कर लो सिर्फ जनवरी के, मैं आपको 41,000 करंट अफेयर्स और बता दूंगा। पॉइंट क्या है कि इस तरीके से करंट अफेयर्स कवर नहीं होता है। करंट अफेयर्स है, आप जो कोर टॉपिक है वो कवर करेंगे, विद टाइम ऑटोमेटिकली करंट अफेयर्स आपका इंप्रूव होने लगेगा। उसी तरीके से एक दूसरा हवा है आंसर राइटिंग का। आपने अगर अपने नोट्स में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करके रखे हैं, आपका आंसर राइटिंग हो गया है। उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे को कोर्स बेचना है तब बात अलग है, उसके लिए मैं बोल दूंगा कि नहीं, आंसर राइटिंग तो ऐसा चीज है कि जो सिर्फ मैं सिखा पाऊंगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, जो हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे ही, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए मनीष सर भी ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 20th ऑफ मई तक या उसके आसपास तक स्टार्ट हो जाएगा। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। हाँ, एक और जो कंफ्यूजन है कि टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। देखो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का एक सिंपल सा रूल है, अगर आपने वो सब्जेक्ट कवर कर लिया, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% कवर हो गया है, अगर आपका सिलेबस स्टैटिक सिलेबस है, आपका 60% भी कवर हो गया है, लेकिन आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आप टेस्ट दीजिए, यू आर फ्री टू गिव टेस्ट। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किए नहीं है और आप रैंडम टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज में भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाना जो किसी को नहीं आता हो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो कंप्यूटर से देख के बनाएगा, आपको आंसर देना है बिना देखे। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है, दो चीजें हैं। ए, टेस्ट सीरीज में आपको ये सीखना है कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया नहीं है वो कैसे सोल्व करने हैं। हाँ, उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको टेस्ट कैसे सोल्व करना है, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, इसके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वो भी अलग से बनाऊंगा कि आपको टेस्ट एक्चुअल एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज को रैंडम कलेक्शन सेंटर नहीं बनाएंगे कि रैंडम इंफॉर्मेशन मिला, हाँ इसमें ये और फैक्ट है, ये और फैक्ट है। फैक्ट्स का कोई लिमिट नहीं है,
स्टैटिक पार्ट ढंग से कवर करिए, जो बुक लिस्ट बताई है वो ढंग से कवर करिए, मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा, टेस्ट सीरीज देना कैसे है? देखिए, टेस्ट का मेन पर्पस है जो एनवायरनमेंट है उसको सिमुलेट करना। एनवायरनमेंट सिमुलेशन का मतलब है जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन कैसा माहौल होगा, इसको सिमुलेट करना है। तो प्लीज ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए, अपने चेयर पे आराम से सोफे पे लेट के टेस्ट मत दीजिए, कोई सेंस नहीं बनता। टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ना है, नॉलेज गेन करना नहीं है। वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टर्सरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उन क्वेश्चंस से कैसे डील करना जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो आप प्रीलिम्स में कभी फेल नहीं होंगे। टेस्ट सीरीज आप 1000 टेस्ट सीरीज भी करेंगे तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप उससे सिर्फ नॉलेज गेन करना चाह रहे हो। वो एक राइट स्ट्रेटजी नहीं है। आपका बेस है वो सॉलिड होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं स्टैटिक के लिए वो फॉलो नहीं करते, फिर वो टेस्ट सीरीज देखेंगे तो उसमें लगेगा हाँ ये नया टॉपिक है, तो वो रैंडम टेस्ट सीरीज को चेज करते रहते हैं। रैंडम क्वेश्चन रैंडम टेस्ट सीरीज नहीं चेज करेंगे, ना ही रैंडम करंट अफेयर्स चेज करेंगे। सिर्फ 3 काम करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए इंडेक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं भी करना है आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, सिर्फ ये करिए, इसको ऐसा सॉलिड करिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता हो। उसके बाद जैसे परफेक्शन आईएएस भी फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाता लास्ट में प्रयास करके। सिर्फ अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो। फिर अगर देना भी है आपको टेस्ट सीरीज तो ऑफलाइन देंगे, एग्जाम लाइक माहौल में देंगे, उसका जो प्रॉपर ओएमआर सीट फिल करेंगे, ये पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के फॉलो करके ही टेस्ट सीरीज देंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मत दीजिए, दैट इज वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ऑल द बेस्ट, सिर्फ पढ़ो। और एक और बात है, अगर आपको लगे कि हाँ आज मोटिवेशन नहीं आ रहा है या फिर आज आपका एनर्जी थोड़ा डाउन है, अपने आप को सिर्फ इतना बता दो, मेरे को सिर्फ आज पढ़ना है, कल से सब चेंज हो जाएगा। सिर्फ आज पढ़ो। अगले 90 डेज अपने आप को बस यही बेवकूफ बनाना है, सिर्फ आज पढ़ना है। कल दुनिया खत्म होने वाली है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आज जो टारगेट दिया है उसको खत्म करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, बार बार नींद आएगी तो आप जो भी लेते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, जो लेना है लीजिए। दूसरी बात, फोन जितना कम हो सके उसको कम यूज करिए, फोन यूज ही मत करिए मैं तो बोलूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट का जो डब्बा फोन आता है वो रखिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको घर वालों को भी बात करना है एक फिक्स टाइम रखिए। अब आपके पास सिर्फ 2 ही गोल होने चाहिए, टारगेट कंप्लीशन करना, रिलैक्स करना, मतलब सो जाना। नींद से आपका रिकवरी होगा, नेक्स्ट डे आपका अच्छा जाएगा, टारगेट कंप्लीशन से आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, आपका प्रीलिम्स मेंस सब हो जाएगा अगर आप आज का टारगेट पूरा करते हैं। हर दिन सिर्फ इतना गोल देना है, उसके अलावा कुछ और नहीं। ऑल द बेस्ट। हाँ, कल से एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल से मैं इसको इतना लेंदी नहीं बनाऊंगा, रीजन बीइंग कि वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो कल से इसको मैं 10 मिनट के आसपास रखूंगा क्योंकि करंट अफेयर्स को भी मेरे को एक्सप्लेन करना है। बस